जब आप भारत माता की जय बोलते हैं, तब आपके मन में भारत माता की कौन-सी चित्र प्रस्तुत होती है? जब आप मातृभूमि के बारे में सोचते हैं, तब आपके नज़र में, आपके दिमाग में, आपके मन में मातृभूमि जब आप बोलते हैं, तब कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मातृभूमि के रूप में आपके सामने प्रकट होती हैं? क्या मातृभूमि मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा है? क्या मातृभूमि, भूमि मतलब ज़मीन, तो क्या सिर्फ़ ज़मीन मातृभूमि है? तो मातृभूमि में कौन-कौन सी चीज़ें आती है, वो सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एक माँ के साथ एक बेटे का कैसा लगाव होता है, एक माता से एक बेटा क्या-क्या अपेक्षाएँ करता है, क्या-क्या सोचता है, उसके बारे में। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर माँ होगी, वहाँ पर बेटे को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारे कवि हैं, इसके लेखक जो हैं अरुण कमल जी, ये बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और आप लोगों को पता है भारत में सबसे पिछड़ा राज्य जो है वो बिहार है। तो बिहार में किस प्रकार लोगों को तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। बंधुआ मज़दूर अब भी कई जगह पे हैं और गरीबी तो अथाह है। दुःख इस बात का नहीं है कि बिहार में ही सिर्फ़ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, ऐसी मजबूरियाँ हैं, ऐसे दुःख हैं। दुःख तो इस बात का है, देश के कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इस प्रकार के दुःख लोग झेलते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मातृभूमि के बारे में कि मातृभूमि जब आपको कोई बोलता है भारत माता की जय, तो भारत माता के अंदर में किसको भारत माता बोलेंगे? मातृभूमि हम किसको बोलेंगे? सिर्फ़ ज़मीन के टुकड़े को मातृभूमि बोला जाता है या मातृभूमि में कौन-कौन सी चीज़ें आती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये बिहार बोर्ड क्लास 11th के पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर है, ठीक है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले अरुण कमल जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमारे बिहार से ही बिलॉन्ग करते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1954 में हुआ था और ये अभी भी लिख ही रहे हैं, अभी भी ज़िंदा ही हैं। रोहतास ज़िले में, बिहार राज्य में, और नासरीगंज ये गांव का नाम है, जगह का नाम है। माता पिता जो है वो सुरेश्वरी देवी और कपिल देव मुनि, ये माता और पिता हैं। प्रारंभिक शिक्षा अनेक गांवों, कस्बों, बारून, शेरघाटी, गया, कुदरा में अनेक जगह पर जाकर के हुई। माध्यमिक शिक्षा हसन बाजार से इन्होंने की और उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय पटना से इन्होंने की। पुरस्कार जो इनको मिला वो भारत भूषण अग्रवाल स्मृति पुरस्कार, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान, नए इलाके में कविता संकलन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। इतनी ही उम्र में इन्होंने हाल ही में लिखना, 1955 में जन्म हुआ, तो आप सोच सकते हैं हाल ही में के कवि हैं और इतने सारे सम्मान इनको मिल चुका है। सम्मान जो है, ये तो पुरस्कार था, सम्मान क्या मिला? एग्रो एशियाई युवा लेखक सम्मेलन का सम्मान इनको मिला है। श्राजाविले कांगो में भारत के प्रतिभागी के रूप में ये गए। साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद एवं सलाहकार समिति के सदस्य थे ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी के ये सदस्य थे। शिमला की सोसाइटी के सदस्य थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान के सदस्य थे। आगरा एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की कार्य समिति के ये सदस्य हैं, मौजूदा में हैं अभी ये, क्योंकि ये अभी जिंदा ही हैं। यात्राएं जो इन्होंने की, कहाँ कहाँ पर ये घूमे, क्योंकि यात्राएं करने से ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है और लेखकों को जो भी कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं उनको यात्राएं करनी चाहिए, क्योंकि यात्राओं से दिमाग का विस्तार होता है, आपकी सोच का विस्तार होगा, आपकी रूढ़िवादियाँ सोच जो है वो ख़त्म होंगे। कांगो, रूस, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान एवं म्यांमार की साहित्यिक रचनाएं इन्होंने की। इन्होंने पत्रकारिता भी की। प्रभात खबर के लिए इन्होंने लिखा। रांची के लिए अनुस्वार नामक अनुवाद स्तंभ इन्होंने लिखा। नव भारत टाइम्स पटना के लिए जनगण मन स्तंभ एक निकलता है, उसमें इन्होंने टिप्पणियाँ की, इन्होंने कमेंट्स किए। लिटरेट वर्ल्ड इंटरनेट पत्रिका के लिए भी इन्होंने कई सारे स्तंभ लिखे। कृतियाँ, इनकी जो किताबें हैं वो है अपनी केवल धार। अपनी केवल धार, इसकी एक कविता आपके किताब में दी गई है। सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये कविता संग्रह है, किताब में बहुत सारी कविताएं हैं। कविता और समय, ये आलोचना है, आलोचना करना। वियतनामी कवि तो हु की कविताओं टिप्पणियों की पुस्तिका है। वियतनामी कवि हैं तो हु, उसकी कविताओं और टिप्पणियों की पुस्तिका इन्होंने लिखी है। रूसी कवि मायकोस्की की आत्मकथा इन्होंने लिखी। अंग्रेजी में वॉइसेज नाम से भारतीय युवा कविता लिखी। किपलिंग का जंगल बुक सभी अनुवाद किया इन्होंने। साथ ही देश विदेश के अनेक साहित्यकारों की कविताओं और लेखों के अनुवाद पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं।
अनेक देशी विदेशी भाषाओं में कविताएं इन्होंने अनुवादित की। उर्दू तथा पंजाबी में कविता पुस्तकें भाषांतरित रूप में प्रकाशित की। उर्दू और पंजाबी में भी इन्होंने कविताओं को भाषांतरित किया, एक भाषा से दूसरे भाषा में स्थानांतरित किया और उसमें प्रकाशित भी की। संप्रति मतलब इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर एवं आलोचना पत्रिका के संपादक हैं। अब इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 20वीं शती के 8वें दशक में मतलब 1980 के करीब 70-80 के बीच में लेखन प्रारंभ करने वाले अरुण कमल, इन्होंने लिखना शुरू किया। अरुण कमल हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। ये प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा क्या होता है? प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो यथार्थ के बारे में लिखते हैं, जो सच्चाई चल रही है देश की उसके बारे में लिखते हैं। ये कल्पनाओं में नहीं खोते हैं, ये किस्से कहानियों में नहीं खोते हैं। ये जो वास्तविकता है, वास्तविकता जब भी कोई वास्तविकता को लिखेगा उसमें लोगों की गरीबी को लिखेगा, उसमें लोगों पर चल रहे अत्याचार को लिखेगा, जो भी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है उसके बारे में लिखेगा। तो जो प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के कवि होते हैं वो लोगों के दुख दर्द और लोगों पर हो रहे अत्याचार संघर्षों के बारे में लिखते हैं। वे बिना किसी बड़े अंतराल या अवरोध के लगातार लिखते आ रहे हैं, ये लगातार लिख रहे हैं। उनके लेखन में उत्तरोत्तर निखार और विकास दिखाई पड़ता है। इनके लेखन में निखार भी दिखाई पड़ रहा है और विकास भी दिखाई पड़ रहा है। दृष्टिकोण, इनका जो नज़रिया है, सोच और संवेदना मतलब सहानुभूति, उसमें एक दृढ़ता दिखाई पड़ती है, गहराई दिखाई पड़ती है, व्यापकता दिखाई पड़ती है, व्यापकता एकदम फैलाव दिखाई पड़ता है और अमोघता परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। इससे यह तो सहज स्पष्ट है कि कविता और कवि कर्म में उनकी संशय रहित गहरी निष्ठा है। कवि का जो कर्म है उसमें एकदम बिना निसंदेह इनकी जो निष्ठा है वो बहुत गहरी है और यह निष्ठा ओढ़ी हुई, अपना ली गई या प्राप्त नहीं, बल्कि उनकी अपनी कमाई है। इन्होंने खुद से वो निष्ठा कमाई है, खुद के मेहनत से। यह जीवन, मनुष्य, समाज और इनकी बेहतरी के लिए किए जा रहे अनवरत कर्म एवं श्रम में उनके अटूट विश्वास का प्रतिफल है। ये जीवन, मनुष्य, समाज और इनकी बेहतरी के लिए जो अनवरत प्रयास कर रहे हैं, अनवरत कर्म कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उनमें इनका जो अटूट विश्वास है उसी का प्रतिफल है कि इनकी कविताओं में इतना निखार और इतनी गहराई और इतनी व्यापकता नज़र आती है। उनके खाते में यह सच है कि अभी कुछ अनुपम और अद्वितीय उपलब्धियां नहीं हैं। बहुत कुछ अनुपम एकदम अद्वितीय उपलब्धियां आ जाए इनके खाते में ऐसी नहीं है, किंतु यह अभी चढ़ती दोपहरी है, अभी दिवस का परिपाक बाकी है, अभी दिन ढला नहीं है, रात बाकी बात बाकी है। अभी तो चढ़ती दोपहरी है, दिन जो है वो अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो अभी तो इन्होंने स्टार्ट किया है। यहाँ इस पुस्तक में संकलित कविता, ये जो कविता दी गई है मातृभूमि, कवि के नवीनतम कविता संग्रह, ये एकदम जो नया सबसे लेटेस्ट जो कविता संग्रह है पुतली में संसार, उसी से ली गई है, उसी किताब से ये कविता ली गई है। मातृभूमि शीर्षक यह कविता अपनी विषय वस्तु, संवेदना और कलात्मकता के कारण समसामयिक कविता में एक दुर्लभ उदाहरण है। इसमें संवेदना दिखाई पड़ती है, सहानुभूति और कलात्मकता, एक कला दिखाई पड़ती है और विषय वस्तु को जिस प्रकार से इन्होंने उकेरा है ये एक दुर्लभ उदाहरण है। इस कविता में जननी, मातृभूमि और मातृभाषा तीनों का एकदम लगाव दिखाई पड़ता है। तीनों जो है घुल मिल करके एक हो जाती हैं। माँ, मातृभूमि और परोक्ष मातृभाषा, ये तीनों जो है इसकी संश्लिष्ट प्रतिमा व्यक्ति, देश और काल की सीमित परिधियों से मुक्त होकर एक ऐसी विराट चेतन सत्ता बन जाती है जो दुख, ताप और रोग शोक को हरने वाली करुणा, तृप्त, सुख और शांति, प्रेम और वात्सल्य से भरी हुई है। ये माँ, मातृभूमि और मातृभाषा ये जो है ये दुख हरने वाली है। ये जो भारत माता है या जो मातृभूमि है, जो मातृभूमि है हमारी, जिस पर हमने जन्म लिया है, वो दुख और ताप को हरने वाली, शोक और रोग और शोक को हरने वाली, एकदम तृप्ति और सुख प्रदान करने वाली, शांति और प्रेम प्रदान करने वाली, वात्सल्य से, मातृभाव से भरी हुई है ये कविता। चारों ओर ये उसके बारे में अरुण कमल ने लिखा है
ये छोटी सी कविता है, शायरी है। चारों ओर अंधेरा छाया, मैं भी उठूं जला लूं बत्ती, जितनी भी है दीप्त भुवन में, सब मेरी पुतली में कसती। चलिए ये कविता स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्या है लिखा हुआ। आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच। भींजता, ये मातृभाषा है हमारी। बिहार में रहने वाले लोग वो भींगना नहीं बोलते हैं, वो भीजना बोलते हैं। आज मैं भीज गया, आज रउआ भीज गईले बानी, या हम लोग बोलते हैं मैथिली में कि आई हम भीज गेलों, पानी में भीज रहल छी, इस प्रकार से। तो भीजना बोलते हैं, भींगना नहीं बोलते हैं, हमारी मातृभाषा है ये। तो आज इस शाम जब मैं भींजता खड़ा हूँ आसमान और धरती के बीच, ये हमारी मातृभाषा का प्रतीक है। ये हमारी जो जड़ की भाषा है उसकी प्रतीक है, ठीक है, हमारा जो जड़ है उसका। तो मैं भीज रहा हूँ आसमान और धरती के बीच में खड़ा होकर के मैं भीज रहा हूँ। भीजना का मतलब ये भी है यहाँ पर कि पानी में भीज रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। पानी में भीजने का मतलब है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं दुख में भीज रहा हूँ, मैं ये जो दुख झेलते हुए लोगों की जो आंसू रूपी जो वर्षा हो रही है उसमें भीज रहा हूँ आसमान और धरती के बीच। और जब कोई बहुत दुख में होता है, जब कोई बहुत तकलीफ़ में होता है, तो या तो वो अपनी माँ को याद करता है या भगवान को याद करता है। तो हम जब इस देश में हैं तो हमारे लिए भगवान तो हमारी मातृभूमि ही है। तब अचानक मुझे लगता है यही तो तुम हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि, कि यही तो तुम हो मेरी माँ हो, मेरी मातृभूमि हो। कौन हो तुम? अब मातृभूमि कौन कौन है, मातृभूमि किस किस को मातृभूमि कहा गया है, कौन कौन माँ है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए। धान के पौधे ने तुम्हें इतना ढक दिया है कि मुझे रास्ता तक नहीं दिखाई देता। धान के पौधों ने तुम्हें इतना ढक दिया है मातृभूमि कि मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं किधर से जाऊँ, मैं किधर से तुम्हें देखूँ। यहाँ पर धान के पौधे का मतलब संघर्ष, दुख और संताप भी हो सकता है, ठीक है, जिसने आँखों के सामने इतना ढक दिया है कि मुझे अपनी माँ को मैं अपनी माँ को भी नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक। और मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ता हूँ तुम्हारी ओर। और जिस प्रकार कोई बच्चा मेला में खो जाता है तो कितना तड़पने लगता है, एकदम डरने लगता है, उसी प्रकार जिस प्रकार वो अपनी माँ को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है, दौड़ता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें खोजने के लिए कि कहाँ हो तुम जो मेरा दुख हरोगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस धरती पर है ही कौन जो मेरा दुख हरेगी। क्योंकि मातृभूमि, क्योंकि तुम ही सबकी माँ हो, मातृभूमि ही सबकी माँ है। माँ का मतलब पालन पोषण करने वाली, देखभाल करने वाली। यही धरती ही तो है सबका पालन पोषण करने वाली, देखभाल करने वाली। तो जैसे मेला में बच्चा खो जाता है, उसी प्रकार मैं खो गया हूँ इस संसार रूपी इस दुख में, इस संघर्ष में मैं खो गया हूँ। तो मैं मेले में खोए हुए बच्चे सा दौड़ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, लेकिन धान के पौधों ने तुम्हें ढक दिया है, ठीक है। जैसे वह समुद्र जो दौड़ता आ रहा है, छाती के सारे बटन खोले हाहाता मतलब एकदम उत्कट इच्छा से जिस प्रकार वो समुद्र तुमसे मिलने के लिए दौड़ता हुआ आ रहा है, उसी प्रकार मैं तुमसे दौड़ता हुआ आ रहा हूँ। और उठती है शंख ध्वनि कंदराओं के अंधकार को हिलोड़ती। और जिस प्रकार से शंख ध्वनि, जो युद्ध के समय जो शंख ध्वनि होता है, शंख की आवाज़ निकलती है, वो गुफाओं से अंधकार को हिलोड़ती हुई, अंधकार को हिलाती हुई ये जो निकल रही है, ये जो उठ रही है। और ये जो बकरियां जो पहली बूंद गिरते ही भांगी और छिप गई पेड़ की ओर में, और ये जो बकरियां ये जो जैसे ही पहली बूंद गिरी तो दौड़ती हुई चली गई और पेड़ की ओर में जाकर के छिप गई। सिंधु घाटी का वह सांड, सिंधु घाटी गंगा का घाटी का वो जो सांड है, वो चौड़े पट्टे वाला जो सांड है, वो भींगे जा रहा है पूरी सड़क छेके, वो पूरा सड़क छेक करके अकेले भींग रहा है। सांड का मतलब कोई अमीर व्यक्ति भी हो सकता है जो सब कुछ ओढ़ लिया है, सब कुछ सारा सुख भोग रहा है, और बाकी अकेले पूरा सुख भोग रहा है, पूरी सड़क छेक करके भोग रहा है। और बाकी लोग जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, कोई पेड़ की ओट में भाग रहा है, कोई कंदराओं में भाग रहा है, इस प्रकार से। वे मजदूर जो सोख रहे हैं बारिश की मिट्टी के ढेले की तरह। जैसे बारिश होता है तो किस प्रकार देखिएगा, गर्मी के मौसम में जब बारिश होगी
तो मिट्टी का जो ढेला होता है वो पानी को तुरंत सोख लेता है और कुछ देर के बाद पता ही नहीं चलेगा कि अभी अभी बारिश हुई थी। तो ये जो कुछ मज़दूर हैं जो सोख रहे हैं बारिश मिट्टी के ढेले की तरह, ये जो बारिश बरस रहा है, ये जो सुख बरस रहा है, उसको उनमें वो उसी पानी की तरह है जिस प्रकार से मिट्टी का ढेला पानी की कुछ बूंदों को सोख करके और पता भी नहीं लगता है कि इस पर पानी पड़ा था, वैसे ही मज़दूरों पर जो सुख की थोड़ी बारिश होती है वो खो जाती है, तुरंत विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि मज़दूरों को भी सुख मिलता है यहाँ पर। तो मज़दूर पर जो ये बारिश हो रही है वो मिट्टी के ढेले की तरह वो गायब होती जा रही है। घर के आंगन में वो नवोढ़ा भींगती नाचती, और घर के आंगन में वो जो नवोढ़ा का मतलब होता है नई दुल्हन, जो भींग रही है और नाच रही है, खुशी से झूम रही है। और काले पंखों के नीचे कौवों के सफ़ेद रोए तक भींगते, और काले पंखों के नीचे जो कौवे अभी उड़ रहे हैं आसमान में, उनके नीचे के रोए भी पूरे के पूरे भींग चुके हैं। और इलायची के छोटे छोटे दाने इतने प्यार से गुत्था, और इलायची का दाना क्या होता है, बरसात में ऐसे गुत्थ जाता है एक दूसरे में। इलायची जब ऐसे खोलिएगा तो ऐसे गुथा रहता है, उसको तोड़ करके ऐसे छुड़ाया जाता है अलग से। वो इतने प्यार से जो एकदम मिल गए हैं, एकदम सट गए हैं, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। ये सब तुम ही तो हो, इन सब में मुझे तुम्हारा दृश्य दिखाई पड़ता है, तुम्हारी छाया दिखाई पड़ती है। ये सब उस घर के आंगन में नाचती हुई उस नवोढ़ा में, उस मज़दूर में, और उस सिंधु घाटी के सांड में, उन बकरियों में, और उन समुद्र में, और खोए हुए मेले में खोए हुए बच्चे में, धान के पौधों में, सब कुछ में तुम ही तो हो मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। कई दिनों से भूखा प्यासा तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था चारों तरफ, हर चीज़ में मुझे तुम ही दिखाई दे रही थी मेरी माँ, मेरी मातृभूमि। क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, तो मुझे हर चीज़ में तुम ही दिखाई दे रही थी, तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, मुट्ठी भर अनाज भी कहीं भीख में नहीं मिल रही है। सोच लीजिए, कई दिनों से भूखा व्यक्ति जिसको मुट्ठी भर अनाज भी भीख में नहीं मिल रही है, वो किसको ढूंढेगा? वो अपनी माँ को ही ढूंढेगा कि काश जिस प्रकार सबकी माँ ऐसे प्यार से हाथ में थाली में खाना लेकर के आती है और बच्चे को उठाती है कि लो ना, खा लो ना, उसी प्रकार वो बच्चा भी ढूंढ रहा है, वो व्यक्ति भी ढूंढ रहा है, वो इंसान भी ढूंढ रहा है अपनी माँ को कि काश मेरी माँ भी इस प्रकार से आए और मुझे खाना खिलाए। तो मैं चारों तरफ तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था इतने दिनों से, कई दिनों से भूखा प्यासा। आज जब भीख में मुट्ठी भर अनाज भी दुर्लभ है, तब चारों तरफ क्यों इतनी भाफ फैल रही है गर्म रोटी की? लगता है मेरी माँ आ रही है, नक्काशीदार रुमाल से ढकी तस्तरी में खुबानियाँ, अखरोट, मखाने और काजू भरे। देखिए, जब मुट्ठी भर अनाज भी नहीं मिला मुझे, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ रोटी, गर्म रोटी की भाफ निकल रही है। सबके घर में खाना बन रहा है, सबके घर से खाने की खुशबू आ रही है। गर्म रोटी से जो भाप निकलता है उसकी खुशबू सूंघिएगा, ज़्यादा नज़दीक से नहीं सूंघिएगा, नाक भी जल जाएगा, वो गर्म होता है ना, दूर से सूंघिएगा। तो जब सबके घर में खाना बन रहा है, लेकिन मुझे तो कई दिनों से भीख भी नहीं मिला है, मुट्ठी भर चावल भी नहीं मिला है, दाने भी नहीं मिले हैं, तब चारों तरफ से क्यों इतनी भाप फैल रही है गर्म रोटी की? क्यों गर्म रोटी की भाप चारों तरफ फैल रही है? आखिर ये खाना बन कहाँ रहा है? लगता है मेरी माँ आ रही है, नक्काशीदार रुमाल, एकदम डिज़ाइन वाले रुमाल से, तस्तरी मतलब छिपली में, थाली में ढक करके, जिसमें क्या ढक करके रखा गया है उस थाली में? खुबानियाँ, एक प्रकार के मेवा होता है, मेवा, खुबानियाँ रखी हुई है, अखरोट रखे हुए हैं, मखाने रखे हुए हैं, काजू भरे, और वो जो तस्तरी है, वो जो थाली है, वो लग रहा है कि काजू से भरा हुआ है, अखरोट और मखाने और खुबानियों से भरा हुआ है। लगता है मेरी माँ आ रही है, हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। ये सारे बच्चे तुम्हारी रसोई की चौखट पर कब से खड़े हैं माँ? हे मातृभूमि, तुम्हारी चौखट पर ये गरीब, ये मज़दूर, ये यतीम अनाथ बच्चे, ये बंधुआ मज़दूर बच्चे, भूख से तड़पते हुए बच्चे तुम्हारी चौखट पर, तुम्हारे रसोई की चौखट पर, दहलीज पर कब से खड़े हुए हैं, और इन सबको लग रहा है कि कभी न कभी तुम आओगी हाथ में गर्म दूध का गिलास लिए। अब धरती का रंग किस प्रकार से बदलता रहता है वो देखिए।
धरती का रंग हरा होता है, हरा भरा होता है। एकदम जब फसल लगता है खेत में तो एकदम हरी हरी पूरी की पूरी हरियाली होती है। फिर सुनहला जब वो पकता है, और फिर जब वो फसल कट जाती है तो वो एकदम धूसर हो जाता है। छप्परों से इतना धुआं उठता है और गिर जाता है, छप्परों से इतना धुआं उठता है। खाने बन रहे हैं सबके घरों में, लेकिन वो धुआं तो उठता है। खाने की आस तो जगती है कि कोई न कोई खाना दे जाएगा, लेकिन फिर वो धुआं गिर जाता है। पर वहीं के वहीं हैं घर से निकाले ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर सिर टेक सो रहे हैं माँ। वहीं के वहीं गिर जाता है वो धुआं, उसी घर में रह जाता है खाना, और इन बच्चों तक, इन मजदूरों तक नहीं पहुंच पाते जिन बच्चों को तुम्हारे घर से निकाल दिया गया है। मातृभूमि, हे माँ, तुम्हारे घर से ये बच्चे निकाल दिए गए हैं ऐसा लगता है, और ये बच्चे तुम्हारी देहरी पर, तुम्हारी दहलीज पर, घर के दहलीज पर सिर टेक करके सो रहे हैं। ये बच्चे कहाँ के बच्चे हैं? बिहार के बच्चे तो हैं ही, उसके अलावा ये बच्चे काला हांडी के हैं। उड़ीसा का ये जगह है जहाँ पर ज़मीन जो है वो एकदम ऊसर है, एकदम बंजर है। वहाँ पर पानी जो है वो एकदम रसातल में जा चुका है, और और लोग भूख से मर रहे हैं। भूखमरी का पर्यायवाची बन चुका है काला हांडी। आंध्र के किसानों के बच्चे, आंध्र प्रदेश के किसानों के बच्चे मर रहे हैं भूख से। ये पलामू के पट्टन नरौदा पटिया के बच्चे, ये पलामू के बच्चे, ये पट्टन नरौदा पटिया के बच्चे, ये जगह के नाम है। इन सारे जगहों के, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे, ये अलग अलग जगहों के बच्चे जो हैं वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, लेकिन ये सारे भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, पानी के बिना, खाने के बिना। और लोगों के घरों में खाना तो बन रहा है, चूल्हों से धुआं तो उठ रहा है, लेकिन वो धुआं वहीं के वहीं गिर रहा है। और जो सिंधु नदी घाटी के रास्तों पर चलता हुआ जो सांड है बड़ा सा, जो अमीर व्यक्ति है, वो अकेला ही सारा सुख भोग रहा है। कुछ लोगों ने मिल करके, महात्मा गांधी ने कहा था कि इस धरती पर जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए वो सब कुछ उपलब्ध है जो उसे चाहिए, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस प्रकार से इस प्रकृति की रचना ही की गई है कि जितने भी जीव जंतु इस धरती पर आएंगे, उसका पेट भरने के लिए इस धरती पर कभी कोई कमी नहीं होगी। लेकिन लालच को भरने के लिए इस धरती पर, ये धरती एक आदमी के लालच को पूरा करने के लिए ये पूरी की पूरी धरती कम पड़ जाएगी, एक इंसान के लालच को पूरा करने के लिए। और वैसे तो पूरी दुनिया के जनसंख्या को हमेशा ये खाना खाती रहे, फ्री में खाना खाती रहे, इतना सब कुछ है इस धरती पर। तो कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस धरती का इतना दोहन किया है और कर रहे हैं कि बाकी के जो मजदूर हैं, जो इसी धरती के बेटे हैं, जिनकी मातृभूमि, जिसकी माँ जो है वो यही धरती है, ये भारत माँ है। बिहार की धरती है उसकी माँ, उड़ीसा की धरती है, आंध्र प्रदेश की धरती है, गुजरात, जो भी पूरे भारत के हर राज्य की धरती उस लोगों की माँ है। पूरी की पूरी भारत जो है उनकी मातृभूमि है, भारत माँ है। लेकिन फिर वो लोग इतने भूखमरी में आखिर जी क्यों रहे हैं, इतने संघर्ष क्यों कर रहे हैं? वो काला हांडी के बच्चे, वो आंध्रा के किसान के बच्चे, वो पलामू के बच्चे, वो नरौदा पटिया के बच्चे, ये यतीम, ये अनाथ, ये बंधुआ, इनके माथे पर हाथ फेर दो माँ। ऐसे मुंह मत फेरो इन बच्चों से। इनके भींगे केश सवार दो माँ अपने श्यामल हाथों से। तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि? तुम किसकी माँ हो? उन अमीरों की माँ हो, उन सुखमंद लोगों की माँ हो, या फिर मेरी भी माँ हो, हमारी भी माँ हो, इन गरीबों की भी माँ हो, इन यतीम लोगों की भी माँ हो, इन अनाथ और बंधुआ लोगों की भी माँ हो? अगर हो तो इनके माथे पर भी हाथ फेर दो। इनका जो भींगा केश है, भींगा हुआ केश, मतलब इनका जो बरसात में भींगा हुआ केश है, जिनको सुखाने की जगह नहीं है, ये निरंतर भीगी जा रही है। इनके सर पर छप्पर नहीं है जिसके नीचे वो बैठ सकते हैं। ये जो भींगा हुआ केश है, जो मेहनत करते करते पसीने से जो ये भींगा हुआ केश है, जो संघर्ष करते हुए ये जो सर से जो पसीना निकला है उससे भींगा हुआ जो केश है, इस पर भी हाथ फेर दो माँ। आखिर तुम किसकी माँ हो मेरी मातृभूमि? मेरे थके हुए माथे पर हाथ फेरती तुम ही तो हो, मुझे प्यार से तकती और मैं भीज रहा हूँ।
तुम ही तो मुझे प्यार से तक रही हो हर जगह से, यहाँ की नदियों से, यहाँ के तालाबों से, यहाँ के पहाड़ों से, यहाँ के पेड़ पौधों से, यहाँ के बकरियों से, गायों से, भैंसों से, यहाँ के घासों से, यहाँ के हर हर चीज़ में तो तुम हो, हर चीज़ में तो तुम ही हो, और तुम मुझे प्यार से तक रही हो, तो मेरे माथे पर हाथ भी फेर दो क्योंकि मैं भीज रहा हूँ। नाच रही धरती नाचता आसमान, मेरी कील पर नाचता नाचता मैं खड़ा रहा भींजता बीचों बीच। धरती घूम रही है, नाच रही है, आसमान भी नाच रहा है, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन मैं भींग रहा हूँ बीचों बीच। तो थोड़ा मुझ पर भी दया करो मेरी माँ। अगर ये धरती माँ है हमारी, तो इस धरती पर जो भी पैदा हुए हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो परिवार के सदस्य का क्या यही कर्तव्य होता है कि हमारे परिवार का दूसरा सदस्य भूखा मरे, बरसात में भींगता रहे, अनाथ रहे, यतीम रहे? कि अब दूसरे सदस्यों का यही कर्तव्य बनता है कि वो इसी माँ के सेम माँ की कोख से जन्मे हुए दूसरे अपने सहोदरों को, भारत माँ की कोख से जन्मे हुए अपने सहोदरों को इस प्रकार दुख दे? वो आप लोगों के ऊपर में निर्भर है, इसलिए जितना हो सके वो लोगों की मदद करें, क्योंकि सब तो एक ही हैं। हम तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो क्या भारत के लोग कुटुंबकम नहीं हैं? हैं। हमारे राज्य के लोग कुटुंबकम नहीं हैं? हमारे गांव के लोग कुटुंबकम नहीं हैं क्या? हैं। सब हमारे अपने हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, सब हमारे अपने हैं। सब मिलजुल करके रहें, क्योंकि सब के सब इसी भारत माँ की संतान है, इसी मातृभूमि की संतान है। जब सब मिल के रहेंगे तभी भारत माँ को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, और वो सब के माथे पर हाथ जरूर फेरेगी। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, हौसला बढ़ता है इससे। और प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो के जो नाम लिखा हो उस पर क्लिक कीजिएगा, तो प्ले लिस्ट में जाइए और आपको क्लास 6 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। 11-12 का तो हिंदी और इंग्लिश का बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा आप लोगों को, जा कर के देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और किस प्रकार का वीडियो आप लोगों को चाहिए वो कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।